इसलिए सब जो जहां है वो सिर्फ एक ही काम करे। आप अपने आप से पूछें कि आपकी मां ने, आपके पिता ने आपको जन्म किस लिए दिया है, आपकी भूमिका क्या है। कौन ऐसी दुनिया में चीज है जो आप चाहते हो न मिले। आपने क्या कभी प्रण करके, दृढ़ निश्चय करके उसको प्राप्त करने की कोशिश की? क्या हमने उसके लिए सही काम किया? क्या उसका सही समय पर इंतजार किया? नहीं किया। और एक बात साथ है, जिस दिन सच बोलेंगे, मेरा दावा है, मैं आपके सामने कोई बहुत मेरी 50-60 उम्र नहीं है, मैं कोई 55 साल के आसपास का होऊंगा। ठीक ठाक नौकरी छोड़ी, एक्सपेरिमेंट किया जीवन में, ताकि मरने से पहले यह दुख ना हो कि हम ये कर सकते थे लेकिन किया नहीं। इसलिए आज आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूं, सब काम सत्ता में जाके नहीं होते। अगर समाज और राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति का सामूहिक तरीके से प्रदर्शन जिस दिन करने लगता है, सरकारें आपकी चौखट पे नाक रगड़ने आती हैं। हमने उल्टा समझ लिया है, दीनहीन की तरह हर बार सरकार से, मंत्री से, नेता से, एमपी से, किसी से सिफारिश मिल जाए, कोई पर्ची मिल जाए, नहीं होने वाला। बहुत मैंने 5 से 25 साल में दिल्ली को देखा है। जब आया था और अब आया में सिर्फ बाल का कलर ही बदला है और कुछ नहीं बदला। मैंने वो दौर भी देखा है कि जो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, किसी को नहीं पता था कि एक आदमी जो एक पार्टी के दफ्तर में प्रेस वार्ता से पहले जब कुर्सियां लगती थी तो वो कुर्सी उठा करके लगा रहा था। और जो महान चाणक्य थे, महान हिंदूवादी नेता थे, बहुत बड़ा उनका चेहरा था। ओहो, वो पूरी टीम ही माशाल्लाह थी। उन्हें लगता था ये आदमी, लोग कैसे बात करते थे सार्वजनिक मंच से कहना नहीं चाहता, इसलिए उस आदमी को कुर्सी लगाते हुए देखा। कहीं नहीं था, लेकिन उस वक्त भी उसका कन्विक्शन ठीक था। उसने जुगाड़ नहीं की, कैसे एमपी बनूं, कहां मंत्री बनूं, कुछ जुगाड़ नहीं की, कोई जुगाड़ नहीं की। और सारा इतिहास पलटा। जो घटनाएं कभी हमने नहीं पढ़ी थी वो हुई हैं। जिंदगी में जिसने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव बाद में लड़ा, पहले मुख्यमंत्री हो गया। चुनाव नहीं लड़ा, देश ने उसे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, पार्टी ने दबाव में कर दिया। उन्होंने कहा अब यही हमारी नैया पार लगाएगा। अब रथ यात्रा से तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए अपने पे यकीन रखिए, कुर्सी लगाने वाला आदमी अच्छों से कुर्सी उठवा रहा है। लेकिन एक लंबा सफर उस आदमी ने तय किया, क्योंकि उसके जीवन का जो कुछ दिल्ली में है उतना ही जानता हूं। लेकिन बार बार सोचता हूं, जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उन्होंने जैसे शिष्य पैदा किए थे, उन्हीं शिष्यों ने उन्हें ठंडे बस्ते में लगा दिया। इसलिए जोड़ तोड़, जुगाड़ तुगाड़, यह आपको लगता होगा ये तत्कालिक फायदे की चीजें हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो जाता है, फिर उसे 14 में और 19 में कोई हिला नहीं पाता है। और उसके लड़ने से पहले लोग कहते हैं 24 में भी यही जाना है। क्या कन्विक्शन है। इसलिए सच को सच कहिए, दुनिया में कोई नाराज हो जाए इसकी चिंता मत कीजिए।
जो आपके भाग्य में है वो चल के आएगा। इसलिए कुरान मजीद के अंदर भी एक जगह लिखा हुआ है, ज़िलमंत शहू वले मंत शहू, आपको इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। आप किसी की चाटुकारता चप्पल इसलिए मत उठाइए कि वो खुश होगा तो कुछ चला जाएगा। जिस दिन वो खुश होगा तो आपको दिल्ली में बैठा देगा। अपने पे विश्वास रखिए। लोग चल के आते हैं, चल के आते हैं। लोगों को बहुत भ्रम है। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं मेरे भाई, मैं सत्ता के शीर्ष के जितने भी लोग हैं उनको मैंने कभी सामने से भी नहीं देखा है और न ख्वाहिश। लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा नजदीक हूं। मुझे रोज ईमेल पे 50 लोग कहते हैं मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिए, मेरा वो मैसेज पहुंचा दीजिए, उनसे कहिए अब ये काम करें। मैंने कहा यार अभी पीए की सीट मिली नहीं है मुझे। ये क्यों थॉट है? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि आप अपने कदमों पे नहीं खड़े हो सकते। अपने कदमों पे खड़े हो जाइए, दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। इसलिए एक नहीं कई महान महान हमारे देश में कांड हुए हैं। और आज हम, जब आप गीत गा रहे थे तो सुनने में तो अच्छा लगता है। आज भी किसी सनातनी से पूछिए ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून कब बनेगा? ऐसा लग रहा है कानून बनते ही जनसंख्या बढ़ाने वाले रोक देंगे, फौरन उसी वक्त से बंद हो जाएगा। और ये बात हम कब कह रहे हैं? जब आपके हाथ से ये देश जा चुका है। अब तो आप एक हारी हुई लड़ाई को सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आज भी आपका फंडा, आपका नैरेटिव, आपका नारा झूठा है। क्योंकि सुख मिलता है उससे। हमें एक बीमारी है कि हमें सब लोग अच्छा कहें। अगर कहीं भीड़ में एक मुसलमान मिल जाए तो फौरन हमारा विचार बदल जाता है और हम बहुत अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कहते हैं। अरे यार तुमने तिलक क्यों लगा लिया? अरे यार जबरदस्ती लगा देते हैं लोग, मैं लगाता तो नहीं हूं। यह हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सनातनी कुछ 0.001% सनातनी सच सुनने के लिए तैयार हो गया है। और आप जैसे जैसे सच को सुन रहे हैं वैसे ही इस समाज में सच बोलने वाले टेलीविजन पे सच बोल देते हैं तो उनको सच से डर लगता है और जुमे के बाहर भीड़ लगा करके आग लगाते हैं कि ये सच बोला कैसे। इसी सच को तो हमने तलवार के जोर पर 1400 साल से छुपा के रखा था। और डर का आलम यह है कि आज भी हम ये सवाल नहीं पूछते हैं कि बहन नुपुर शर्मा और एक साथी नवीन जिंदल, इन दोनों का कसूर क्या है? सवाल बताइए। मैं तो इस बात की दुआ कर रहा हूं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उठा ले। कोर्ट में खड़े होकर के वकील तो वकील का पास होता है, इसलिए वही होगा, वो दलीलें दूंगा कि बची हुई बातें किताब में नंगे हो जाएंगे। बोलो तो, बताओ तो। लेकिन हम तत्काल नहीं 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 नहीं, हमें हर मस्जिद में महादेव क्यों ढूंढने हैं? यह क्यों हुआ? इसलिए कि हमको लगता है अरे सत्ता को कोई दिक्कत ना हो, यही समय है सारी दिक्कतें हो। इसलिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, भले किसी पार्टी ने किन्हीं कारणों से उसे निकाल दिया हो, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई हाफिज हो, मुफ्ती हो, कारी हो, उसमें दम हो तो वो ये साबित करे कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो गलत है। ये समाज, ये कार्यकर्ता, ये संगठनों के ठेकेदार चुप, हमें नहीं बोलना है। बाकी लोग बोले,
पुष्पेन, आरएसएन, जीडी, सुशील पंडित बोले ताकि मरे तो ये मरे, हम तो न मरे, इसलिए इन्हें बोलने दो, हम नहीं बोलेंगे। ऐसे स्वार्थी बहुत लोग हैं समाज में। जो लोग मरने से डरते हैं वो जीवन भर मर मर के जीते हैं। हम जो यकीन भी मानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, सब कहते हैं, और यह शाश्वत सत्य है कि हम सबको एक ना एक दिन जाना है। और जब समय होगा दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उसका बहाना हो सकता है, तो फिर मरने से डरना क्या है? क्या पार्टी साथ लेके जाओगे, संगठन साथ लेके जाओगे क्या? ये फला संगठन में थे इसलिए उस मौत महान है, इससे कोई याद नहीं रखेगा आपको। भगत सिंह किसी संगठन का नहीं था। लोग अपना अपना काम अपने हिसाब से करके गए, खामोशी से कर गए। और आपसे ज्यादा जिन पार्टियों को आप गाली दे सकते हैं आज, उनके नेताओं ने वहां रहते हुए भी अपना एजेंडा पूरा किया। आप तो अपने में नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको तो मंत्री पद की लाइन में खड़े हैं। इसलिए सरदार पटेल कोई बीजेपी और आरएसएस तो विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे, नहीं थे। लेकिन वहां रहते हुए भी जो काम वो कर गए वो आप कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। अब आप उनकी लेगेसी को लगाएं कि वो भी हमारे थे, तो जब बहादुरों को अपना कहते हैं तो अपने कायरों के बारे में बताया करिए कि हमारे पास कौन कौन थे, उनका भी नाम गिनाया करिए। कायर हमारे नहीं, बहादुर किसी का हम ले लेते हैं, टप्पा लगा देते हैं हम उसमें। सरदार पटेल ने 370 पे क्या किया मैं नहीं जानता, आप सबको पता हो। कल परसों में बीकानेर में था, वहां भी बोला। बहुत इस प्रशासन के लोग बैठे थे, उन्होंने भी पहली बार सुना। अफसोस है मुझे कि इस संचार क्रांति में सनातनी हिंदू आज भी तथ्यों को इतना सब कुछ अवेलेबल है तब भी नहीं बोल पा रहा। ये मुद्दे जो राष्ट्र के हैं, राष्ट्र में और देश में बहुत फर्क होता है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, देश एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना बनी हुई है। उस टुकड़े में व्यवस्था चलाने के लिए पुलिस है, जुडिशरी है, कानून है, दुनिया दमाने की चीजें हैं। हर इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी विधान से बंधा हुआ है। संसद के लोग संसद के विधान से बने हैं, कुछ संविधान से बने हैं। उन सबको कार्य उसी विधान से करना होगा। वो गलत है सही है वो एक अलग बात है, उसमें कोई परिवर्तन होना है वो भी एक अलग बात है, लेकिन जब तक है तब तक उसी से बनना है। देश बहुत छोटा सा होता है, सरकार उससे छोटी होती है, और व्यवस्थाएं ना के बराबर की होती हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। देश को चलाने के लिए हर साल 5 साल में आप एक सरकार चुनते हैं, एक आदमी प्रधानमंत्री होता है, फिर अलग अलग वजारतें मिल जाती हैं, मंत्रालय मिल जाते हैं, देश चलता रहता है। लेकिन राष्ट्र क्या है यह हम इसलिए नहीं बताते कि अगर हम ये बताएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। राष्ट्र आपकी, मेरी, सबकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए मंदिर के बारे में, मंदिर तो सोमनाथ का भी टूटा था, और मैं भी कुछ दिन पहले पोरबंदर में था, यह मुझे वहां जाके पता चला। पोरबंदर में कोई 10,000 जो लोग मल्ला होते हैं, मछुआरे होते हैं, उस समाज ने वो प्रोग्राम किया। मैं घंटों ये सोचता रहा, मछुआरे समाज ने पोरबंदर में रात के 1-1:30 बजे तक 10-15 हजार लोग, सब उनके समाज के लोग ज्यादा थे, उन्हीं ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैंने कहा मैंने पहली बार सुना। तब मुझे उसमें से कुछ बातें ऐसी कही जो मैं आपके सामने शेयर इसलिए करता हूं क्योंकि यह मेवाड़ का इलाका है। कई ऐसे लोग मिले, कई ऐसे युवा मिले जिन्होंने कहा सर हम पोरबंदर के नहीं हैं, हमारे पूर्वज मेवाड़ से आए थे। जब सोमनाथ को एक इस्लामिक जिहादी ने तोड़ा था, हम मेवाड़ से चल के आए थे और इस मंदिर को बचाने के लिए आए, और फिर हमारी पीढ़ियां यहीं रह गई। वो लौटे नहीं, वो वहीं रह गए।
इसलिए आज भी बहुत लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर किसी को सच बोलने का हिम्मत हो रही है तो उसे झूठ के, फरेब के, मक्कारी के नारों में मत फंसाइए। 700 साल के बाद आपको पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं तो आपको कोई गाली दे जाए तो आप गाली का जवाब नहीं देते थे, लात मार देता था तो आप अपने घर चले आते थे। आप प्रतिकार ही नहीं करते थे, क्योंकि आपकी उस प्रतिकार की क्षमता को इस देश के दलालों ने समाप्त कर दिया था। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। परिवार में भी जो बच्चा सबसे ज्यादा नटखट होता है, सबसे ज्यादा झगड़ालू होता है, जो बार बार ये धमकी देता है गिलास तोड़ दूंगा, बड़े बड़े घर के बैठने वाले पहले ये कहते पहले इसकी बात सुन लो, इसकी सुन लो, जल्दी सुन लो, देखो देखो ये तोड़ देगा गिलास। वो 2 गिलास तोड़ता है, जीवन भर घर के बड़े लोग उससे डरते हैं, यार इससे ऐसा मत करना, ये अभी फेंक के फेंक देगा गिलास। और जो बेचारा शरीफ होता है उसी को मां बाप कहते तू तो अच्छा बच्चा है ना, वो अच्छा ही रहता है जिंदगी भर तक, और फिर बाहर पिटता है। इसलिए कुछ लोगों ने अपनी संख्या और अपनी क्षमता के हिसाब से भारत राष्ट्र की सरकारों को इतना डराया है कि आज हम सरकारों द्वारा जो जघन्य अपराध हुए हैं, अगर उसे एक एक करके भी हटाएंगे तब भी उतना लंबा समय लगेगा जितना है ही नहीं हमारे पास। आपके पास 10 से 15 साल के अलावा है ही नहीं। आप लंबी लंबी बातें करिए, बड़े बड़े पुल बनाइए। विकास का मतलब 2 तरीके का विकास, सड़क बनाना, हवाई जहाज चलाना, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हाईवे टूटेंगे, सड़कें टूटेंगी, नए हवाई जहाज आएंगे, कभी मिग खरीदा गया, आज राफेल आ गया। यह जितनी भी व्यवस्था है, ये भारत देश के टुकड़े को बचाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। लेकिन भारत राष्ट्र एक भूमि का टुकड़ा अगर सुरक्षित है तो इसका मतलब नहीं है कि राष्ट्र सुरक्षित है। इसलिए आपके यहां जैसे जैसे बहादुर पैदा हुए, उन्होंने सच बात कही। एक ही ईमानदार, कई बार उनसे आमना सामना मिलने का हुआ, यह हिम्मत उसी आदमी में थी। उस आर्मी के चीफ ने रिटायर होने के बाद वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। उन्होंने कहा, इसलिए मैं आज कहता हूं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका एजेंडे में चवन्नी अठन्नी से ज्यादा कुछ है ही नहीं। उस शख्स ने कहा कि भारत 2.5 युद्ध से ग्रस्त है। 2.5 युद्ध जैसे ही कहा, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता वाले समझ गए ये कहां पे निशाना साध रहा है। इमीडिएटली रिएक्शन आया। आज भी भारत को न वेस्टर्न बॉर्डर से न ईस्टर्न बॉर्डर से कोई खतरा नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लें, आपकी सेनाओं ने भले ही चाहे कैसे भी हथियार उनके पास रहे हो, उन्होंने कभी आपको मायूस नहीं किया, कभी मायूस नहीं किया। कैसे भी हालात में, कैसे भी जहाज से, कैसे भी टैंक से वो लड़े। 65 में लाहौर कश्मीर के पास हाजी पीर तक भारत की सेना मारती हुई जिहादियों को ले गई थी, लेकिन आपके देश के गद्दारों ने अपने स्वार्थों के लिए उस प्रधानमंत्री की हत्या करा दी, क्योंकि उसने कहा कि सेना वापस नहीं लौटेगी। क्योंकि गूंगी गुड़िया को प्रधानमंत्री बनाना था, तो यह हुआ कि अगर यह वापस आ गया तो फिर यह प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटेगा, इसलिए उसकी षड्यंत्र करके हत्या हुई। हमारी टीम के एक सदस्य, बेहतरीन इंसान, एक पत्रकार की नौकरी करोड़ों रुपए की नहीं होती है, चंद हजार की नौकरी होती है। अगर यहां आग लगी हो तो लोग अपने प्रोफेशन में से भी कैसे बड़ा काम करते हैं। दुनिया के 16-17 देशों में उसने भ्रमण किया, पैसे मांग मांग के किया, सारे तथ्य इकट्ठे किए, दुनिया के जितने भी बेहतरीन
राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया और एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। किताब को लिखने वाला वो हमारा दोस्त, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन रिसर्चर, उसका नाम है अनुज धर। इस किताब को मैं कोशिश करता हूं कि पब्लिशर से कहता हूं कि कुछ सस्ते पैसों में हमको दे दो और आप तक कैसे पहुंच जाए ताकि आप किसी भ्रम की स्थिति से बाहर निकलें। दुनिया भर के डॉक्यूमेंट लगाने के बाद उसने इस किताब को छापा, कोई आज तक चैलेंज नहीं कर पाया। इसलिए सब लोग भाषण ही देंगे, सब लोग संसद ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लिहाजा 1995 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए मैं हिसाब मंच से ही करता हूं, नीचे नहीं करता। 117 थे पार्लियामेंट में। आप सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं। 95 में मोबाइल आ गया था। आप सबने वो दिन देखा होगा, लाइव टेलीकास्ट होता था। लेकिन तब भी हम चुप रहे। हमें तो सरकार में आने की जुगाड़ में रहना था। तो खाना पूरी के लिए कुछ बोल दो, हाँ हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ में निकल गए। नहीं, 1995 में भारत की संसद के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ है और आपके 117 लोग उस वक्त पार्लियामेंट में थे, चिल्लाए नहीं। अगर सच में आग लगी होती तो यह काम मुझे नहीं करना होता, GDRSN को नहीं करना होता, सुशील पंडित को नहीं करना होता। इतनी बड़ी भीड़ है हमारे पास। चौराहे चौराहे भी बताते तो कहते कि हमें सबसे पहले 370 नहीं हटानी, ये हटाना है। क्योंकि जानकारी नहीं है कि जानकारी अगर आपको दे दी तो फिर दुकान चलेगी कैसे। 1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, वक्फ प्रॉपर्टी कानून। उस कानून के तहत उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें पारसी भी थे, सारे लोग थे कि ये लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, मजहबी प्रॉपर्टीज हैं, उसका ये खुद देखरेख करेंगे। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। 1956 में फूल वाले चाचा ने किस दबाव में उसमें से सबको बाहर कर दिया, सिर्फ मुसलमान रह गया। 1985 में चचा के परिवार का एक आदमी जो हवाई जहाज उड़ा रहा था, वो एकाएक देश चलाने लगा। उसने उसमें एक फर्दर अमेंडमेंट किया। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने फिर एक अमेंडमेंट किया, क्योंकि ये मुद्दे तो हमसे क्या लेना देना है, हमें इससे क्या मिलेगा ये बताओ पहले। इसकी चर्चा तो हम आपस में भी नहीं करेंगे, क्लास में भी नहीं करेंगे। दिन भर यहां भाषण, वहां भाषण, विज्ञान भवन में भाषण। भाषण तो दे रहे हो लेकिन सच बात बता के जाओ, ताकि इनमें से कई सारे लोग कल उसको देखें तो कहें कि ये तो हमको पता ही नहीं था। 95 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में संसद से एक पूरा कानून बनके हमारे सामने रख गया। 2013 बहुत पुरानी डेट नहीं है मेरे भाई। हमको ये तो पता है फ्रांस में कौन सा नया कपड़ा फैशन में आया है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारी जमीन के, हमारे पैरों के नीचे क्या हो गया है, ये हम जानना नहीं चाहते। इसकी बात मत करो, अभी मत करो, कम से कम अभी तो हम मजा ले रहे हैं। 95 के बाद जब 2013 में एक कानून बना, उन लोगों की तैयारी देखिए, उन लोगों का विजन देखिए। कहते तो हैं आप पंचर पुत्र हैं, आप कहते रहिए, वो पढ़े लिखे नहीं है, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। आपसे 1000 साल आगे सोचते हैं। आप पढ़ाई का मतलब समझते हैं कि बेटा IAS हो गया, काबिल हो गया। आप सिर्फ ये देखते हैं कितने का पैकेज मिलेगा, इसको आप विकास समझते हैं, वो नहीं समझते। उनका विजन देखिए कि उन्होंने इसे करा लिया
लेकिन आपसे संबंध रखने के बावजूद भी, आपसे दोस्ती रखने के बावजूद भी कभी इस पे चर्चा नहीं होने दी, ना आपको कभी प्रेरित होने दिया कि आप इस पे चर्चा करें। और आपको तो चर्चा इसलिए नहीं करने दी क्योंकि आपकी चवन्नी की उनके साथ बिजनेस चल रही है, इसलिए यार इस पे क्यों चिंता करें, रफीक भाई नाराज हो गए तो मेरा कपड़े का बिजनेस समाप्त हो जाएगा। उस कानून के तहत वक्फ प्रॉपर्टी कानून को एक ताकत दे दी गई है कानूनन, और कानून के तहत उनको ताकत क्या दी गई है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड पूरे देश में